हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद इवारा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही है एंड बोर्ड्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। तो आज चैप्टर 3 पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का हम चैप्टर आपको पढ़ाएंगे और ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ये ज्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अराउंड जो इस टाइमलाइन के अराउंड जो चीजें चल रही थी वो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी। पूरा बस आपको बुक से रीड करके, एनसीईआरटी से रीड करके नहीं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, उसको रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आपको बताऊंगी कि हाँ ये वर्ड्स लिखने एग्जाम में, ये करना है, ऐसे अप्रोच करना है चैप्टर को। पहली बात तो इसको आप कहानी की तरह पढ़िए, ठीक है। कहानी की तरह पढ़िए कैसे कि ठीक है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट चल रहा है, ये कहानी ही है कि हाँ जैसे इंडिपेंडेंस हुई है उसके बाद से अभी तक पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, वो कहानी है। हमने पहले के 2 चैप्टर पढ़ लिए, हमसे जो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर भी हो गया। क्या थे? एक तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी था, एक था टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ठीक है। थर्ड क्या है? थर्ड ये था कि एक इक्विटेबल मैनर में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बायस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना है, ये सब था, ठीक है। कि इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी कम करनी है, ठीक है। तो ये उसी के प्लानिंग्स हैं, ठीक है। प्लानिंग है, कैसे एग्जीक्यूट करा, क्या प्लानिंग थी। आपने 5 ईयर प्लान सुने होंगे, हम इसमें ही पढ़ेंगे वो। इंडस्ट्रियलाइजेशन कब हुई थी हम वो पढ़ेंगे। पीसी महलनोबिस कौन थे? 5 ईयर प्लान जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके आर्किटेक्ट थे। क्या क्या हुआ, क्या था, हमारी इकोनॉमी का मॉडल क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। दो टाइप के वर्ल्ड थे, 2 टाइप के, क्या 2 पावर में डिवाइडेड थे वर्ल्ड। एक 2 पावर में क्या थे डिवाइडेड, दैट इज बाइपोलर पावर में डिवाइडेड थे। कौन कौन से पावर थी? यूएस एंड यूएसएसआर। यूएस में कैपिटलिज्म, यूएसएसआर में सोशलिज्म। कैपिटलिज्म मार्केट फोर्सेस से कंट्रोल होने वाला, सोशलिज्म गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। सोशलिज्म जिसमें वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर नेशन, ठीक है। जैसे कि वो आपको चीजें सब्सिडी पे दे देंगे, आपको अलग अलग स्कीम्स ले आएंगे और बेसिकली अफोर्डेबल रेट पे आपको चीजें मिलेंगी। कैपिटलिज्म ये कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए कैपिटलिज्म काम करता है। जो चीज आपको आजकल कैपिटलिज्म ही चल रहा है, 1.5 लाख के बैग, 3-3 लाख के बैग क्यों आ रहे हैं, इतने महंगे बैग्स क्यों आ रहे हैं? ये क्या ये नेसेसिटी है? वो बैग आपको, आई नो क्वालिटी का बहुत डिफरेंस होगा, कुछ 6,000 में मिल जाएगा, कुछ आपको 3 लाख में भी आपको बैग्स मिलेंगे, ठीक है। क्यों मिलेंगे? कैपिटलिज्म है, जो अफोर्ड कर पा रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक तो उनको अपना ध्यान रखना है, जो अफोर्ड कर पा रहा है उनको ये लोग टारगेट करेंगे कि हाँ ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये खरीदेंगे हमारा सामान। ये सामान खरीदा 6 लाख रुपए उनके, अब जो 250 की कैपेबिलिटी रखता है, उतनी परचेजिंग पावर रखता है, वो 250 का ही बैग खरीदेगा। ये होता है कैपिटलिज्म। लेकिन अगर ये सोशलिस्ट स्टेट होता तो 6 लाख तक बात ही नहीं पहुंचती, सिर्फ 250 या ज्यादा से ज्यादा 500 तक के ही बैग आपको मिलते, उससे ज्यादा ये 6 लाख के तो नहीं मिलते, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल था, अनरिलेटेड एग्जाम्पल था, बट इससे आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ प्लांट डेवलपमेंट. As the global demand for steel increases, Odisha, which has been one of the largest reserves of untapped iron in the country, is being seen as the important investment destination. The state government hopes in cash into this unprecedented demand for iron ore. ठीक है, क्या बात हुई है? ये जो आपको एग्जाम्पल बताया गया है उसमें ये बात हुई है, ओडिशा की बात हुई है, आयरन ओर्स की बात हुई है कि हाँ यहाँ पे बहुत आयरन ओर्स वगैरह मिल रहे थे। तो एक पार्टी है उसका ये कहना है, पार्टी एज इन जो एक पॉइंट ऑफ व्यू को फेवर कर रही है, एक पार्टी ये कह रही है कि इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा, रिसोर्सेज मिलेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसको बेचेंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है, पैसा बहुत ज्यादा आएगा। वो मॉनेटरी सक्सेस, मॉनेटरी डेवलपमेंट की बात कर रही है। ये एक टाइप की डेवलपमेंट हो गई, ठीक है। अब वही दूसरा जो सेक्ट है वो क्या देख रहा है, वो वहां के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ओडिशा के ट्राइबल ग्रुप्स, वो ये देख रहे हैं कि यार ये तो कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही, डेवलपमेंट क्योंकि हमारी पूरी लाइवलीहुड, ट्राइबल्स की जो थी पूरी लाइवलीहुड ओडिशा वाले उस पर डिपेंडेंट थी, उन फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट थी, तो उनके लिए तो वो पूरी लाइवलीहुड ही खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट पे या फिर जो भी ओर्स हैं उन पे डिपेंडेंट थी, तो उनके लिए वो पूरा लाइवलीहुड खत्म हो जाएगा। तो इनके लिए डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है, डेवलपमेंट का बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि 2 इंसानों के लिए डेवलपमेंट की अलग अलग डेफिनेशंस हो सकती है, बेसिक चीज ये बताई गई है, ठीक है। अलग अलग इंसानों के लिए डेवलपमेंट की अलग अलग मीनिंग हो रखी होती है। जैसे कि किसी का मीनिंग है कि हाँ डेवलपमेंट बेसिकली क्या बोला जा रहा है, मैं आपको बता देती हूँ।
जैसे यहाँ का एग्जाम्पल था, ओडिशा का एग्जाम्पल था, इसमें जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनकी पूरी लाइवलीहुड डिपेंडेंट थी, किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, उन ओर्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, ठीक है। अब वो ओर्स को अगर एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा और उनको मतलब गवर्नमेंट अपने मॉनेटरी बेनिफिट के लिए बेचने लगेगी, ठीक है, तो क्या होगा, गवर्नमेंट का फायदा होगा, बट ट्राइबल्स का तो नुकसान हो रहा है। तो चीज तो सेम हो रही है कि हाँ आयरन ओर्स को निकाला जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक को ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि मॉनेटरी सक्सेस मिल रही है और एक को ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जा रही है। तो इसको आप डेवलपमेंट मानोगे या नहीं मानोगे? गवर्नमेंट के नजरिए से आप इसको डेवलपमेंट मानोगे, लेकिन क्या आप ट्राइबल्स के नजरिए से भी इसको डेवलपमेंट मानोगे? नहीं। इसीलिए कहते हैं कि डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लोगों के लिए अलग अलग मानी जाती है, ठीक है। मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इससे इजी मैं आपको क्या ही समझाऊं, ठीक है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। नहीं आए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इंस्टाग्राम पे इवारा 1017 पे मैसेज कर सकते हैं, एक टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आपके डाउट्स लिए जाएंगे और होपफुली उस पर एक वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। और मतलब उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको क्लैरिफाई कर दिए जाएंगे, या कोई टॉपिक है जो नहीं आया समझ में वो आपको बता दिया जाएगा, या फिर आपको लाइक वॉइस नोट से भी बता दिया जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, ठीक है, वन सोशल ग्रुप अगेंस्ट अनदर प्रेजेंटेशन, ठीक है, ठीक है, जो मैंने मार्क करा है वो लाइन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन की बात क्या करी गई? पहली बात तो डेमोक्रेसी होती क्या है? द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ द नेशन, सिटीजन ऑफ द कंट्री, है ना, वही है। तो डेवलपमेंट उनके लिए एक्ट रहनी चाहिए, अगर उनका उससे बेनिफिट हो रहा है, जो सिटीजन्स हैं उनका बेनिफिट हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट सही जा रही है। लेकिन क्या ये सिटीजन्स की मर्जी जानने के लिए हर एक के घर में जाया जाएगा, पूछा जाएगा कि अच्छा, एग्जाम्पल ले रही हूँ ये ओडिशा के आयरन ओर का, कि जी आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर ले, जी आयरन ओर एक्सट्रैक्ट कर ले, इतने करोड़ लोग हैं, क्या ये पॉसिबल है? कैसे भी ये पॉसिबल है कि हाँ एक घर में जाके पूछा जा रहा है कि हाँ जी ये और एक्सट्रैक्ट कर लें, ये और एक्सट्रैक्ट कर लें, क्या आपको कोई, आपकी डेवलपमेंट इससे तो नहीं हिंडर हो रही, आपका लाइवलीहुड इससे तो नहीं हिंडर हो रहा? नहीं है पॉसिबल। तो उसका डिसीजन कौन लेगा? जो डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट के, वो लेंगे ये डिसीजन, क्योंकि चूज किसने करा है? जो सिटीजन है उन्होंने चूज करा है, ठीक है, उन्होंने खुद चूज करा है ये कि हाँ ये इंसान मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरे डिस्ट्रिक्ट से ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव है। तो देखा जाए तो वो उसकी डिमांड को ही प्रेजेंट कर रहा है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो जो उसकी डिमांड्स होगी उसी को वो वॉइस देगा, वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो उनकी डिमांड्स को वॉइस देगा, ठीक है। तो यही बात है कि द फाइनल डिसीजन मस्ट बी अ पॉलिटिकल डिसीजन टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फाइनल डिसीजन पॉलिटिकल डिसीजन होगा जो कि पीपल का रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ अकेले वही लेगा ये डिसीजन कि हाँ यार सही कह रहे हैं? एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी ना, इकोनॉमिस्ट से बात करनी पड़ेगी ना, रिसर्चर्स से बात करनी पड़ेगी ना, बायोलॉजिस्ट से, एनवायरमेंटलिस्ट से बात करनी पड़ेगी ना, ठीक है, कि कहीं एक के, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है, इनका मानना है कि हाँ ये ठीक है, लोगों का भी मानना है ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे कोई एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा कंसर्न कर रहा है, वहां के रहने वाले लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, एनवायरमेंटलिस्ट है। और लीगल एडवोकेट्स की हाँ ये लीगली सही है, लीगली एप्ट है ये चीज जो हम कर रहे हैं कि आयरन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सही है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, बहुत सारी चीजें नेसेसरी है। तो लीगल एक्सपर्ट से रिसर्च एक्सपर्ट से, एनवायरमेंटलिस्ट से, ये सब पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इकोनॉमिस्ट से ये एक्सपर्ट एडवाइस लेनी ही पड़ती है, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है, कि एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बन जाए, ठीक है, ओके। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइनल डिसीजन किसका होता है, वो पॉलिटिकल डिसीजन होता है जो कि पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं, ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ ऑल दीज एक्सपर्ट्स ऑफ वेरियस फील्ड्स, ठीक है, जो कि मैंने आपको फील्ड्स बता दी ऑलरेडी, आप बैक करके सुन सकते हैं। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस, ईच ऑफ दीज डिसीजन कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट ऑफ सच डिसीजन। बिल्कुल नहीं, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है ये सारी चीजें, चाहे वो इकोलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, ठीक है, चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे वो मॉनेटरी डेवलपमेंट हो, ये सब इंटरडिपेंडेंट है। एक जाएगा या एक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे पे उसका काउंटर इफेक्ट पड़ेगा, ये चीज होगी ही होगी, इंटरडिपेंडेंट है सब कुछ, ये चीज हो गई। तो अब हमें ये सोचना था कि अच्छा हम डेवलपमेंट, नया नया इंडिपेंडेंट नेशन, बिल्कुल अभी अभी इंडिपेंडेंट बना है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब किसी के कोई गोल्स नहीं रहेंगे, कोई एस्पिरेशन नहीं रहेगी। आपसे भी अगर पूछा जाए कि आपको क्या करना है, एंड इफ यू आर लाइक
गोल ओरिएंटेड पर्सन, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि हाँ अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छी नॉलेज, ठीक है, अच्छी जॉब में भी या कुछ भी अपना पैशन फॉलो करना, तो ये आपके हिसाब से आपकी डेवलपमेंट है, ठीक है। ये काफी अच्छी डेवलपमेंट है। और ये जैसे इकोनॉमिक्स में एक होता है टर्म ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो 2 फैक्टर्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं बट इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, उसका हेल्थ और एजुकेशन होता है। तो अगर हेल्थ और एजुकेशन में कोई डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वो ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ये चीज हो गई, तो इसके लिए प्लानिंग करनी थी कि जी करना क्या है, कैसे प्रोसीड करना है हमें, क्योंकि डेवलपमेंट तो अटेन करनी ही करनी है, वैसे सर्वाइवल होगा नहीं, ठीक है। और लाइक आप कहीं भी जाओ, डेवलप्ड होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहता है, इससे आपको एक सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी सब मिलेगी, ठीक है, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट को अटेन तो करना है, लेकिन किस बेसिस पे करना है, कौन सा पाथ अपनाना है? तो याद करिए उस टाइम पे बाइपोलर वर्ल्ड था, बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है, बाइपोलर वर्ल्ड था, ठीक है। बाइपोलर होता क्या है? बाइपोलर होता है जब वर्ल्ड में 2 पावर्स थी, सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग 2 पावर्स थी। अभी क्या है वर्ल्ड? अभी क्या है? यूनिपोलर आप कह सकते हो, लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि मल्टीपोलर है, लेकिन आप यूनिपोलर कह सकते हो क्योंकि अभी भी यूएस की इकोनॉमिकल हेजेमनी बहुत ज्यादा है, ठीक है, यूनिपोलर। तो पोलर एज इन जिसके पास जो सबसे ज्यादा पावर है, बाइपोलर यानी कि जो 2 कंट्रीज जिनके पास सबसे ज्यादा पावर थी। फर्स्ट कंट्री कौन सी है? यूएस, जो कि अभी भी है। यूएसएसआर दूसरी कंट्री थी। यूएस में कैपिटलिज्म चलता था, यूएसएसआर में क्या चलता था? सोशलिज्म चलता था। कैपिटलिज्म चल गया, ओके, कैपिटलिज्म चल गया, उसमें क्या था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, आपको ऑलरेडी बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया वीडियो में स्टार्टिंग में, अब बैक करके एक बार देख लो, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सोशलिज्म क्या था? उसमें था कि वेलफेयर नेशन की बात हो रही है कि हाँ ठीक है जी, सबका भला होना चाहिए, सिर्फ किसी एक का भला नहीं होना चाहिए। अगर एक इंसान को, जैसे कैपिटलिज्म में था कि अगर एक इंसान 10 रुपए कमा रहा है और एक 100 रुपए कमा रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कैपिटलिज्म में यह है कि अगर कोई 10 रुपए कमा रहा है और कोई 100 रुपए कमा रहा है तो, सॉरी, कैपिटलिज्म, एक सेकेंड, आई थिंक मैं दोबारा बोल देती हूँ। हाँ, कैपिटलिज्म में ये था कि अगर कोई 10 रुपए कमा रहा है, कोई 100 रुपए कमा रहा है, तो कोई ऐसी खराब बात नहीं है, ठीक है, आप कमा सकते हो, आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन वहीं अगर आप सोशलिज्म में देखोगे तो सोशलिज्म में यह है कि अगर एक इंसान 10 रुपए कमा रहा है तो बाकी के इंसान भी 10 रुपए ही कमाएंगे। जैसे कि 5 इंसान थे, उसमें से एक 10 रुपए कमा रहा है और एक 100 रुपए कमा रहा है, बाकी के इंसान कुछ नहीं कमा रहे हैं, तो जो 100 रुपए जो कमाता था उसके पैसे लेके बाकियों में भी बांट दिए जाएंगे, जो कुछ नहीं कमा रहा है वो उनको भी बांट दिया जाएगा, ठीक है। वो बेसिकली वेलफेयर की बात करते हैं। और कैपिटलिज्म में यह है कि हाँ, आपने ज्यादा मेहनत करी है, ज्यादा हसल करा है, तो आपको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हो गई, आपने ये समझ लिया, और ठीक है, ये अच्छे से समझ आ गया कि हाँ ये था। अब हमने क्या अपनाया? हमने सोचा कि यार अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, कैपिटलिज्म में जाएंगे। एक तो गरीबी बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, इलिटरेसी बहुत ज्यादा थी हमारे देश में, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब थे, और एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि 80 to 85% जो लोग थे वो डिपेंडेंट थे किस पे? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं तो डेवलपमेंट करनी है, इकोनॉमिक वे से डेवलपमेंट करनी है, लेकिन क्या लोगों के वेलफेयर को नजरअंदाज करके डेवलपमेंट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो बेटा कहने को तो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी कि हाँ ठीक है, हमने कैपिटलिज्म के भी कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स रखे हुए हैं, कुछ कुछ फीचर्स रखे हुए हैं, हमने सोशलिज्म के भी कुछ कुछ फीचर्स रखे हुए हैं, बट इन रियलिटी हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल था वो थोड़ा ज्यादा शिफ्टेड था यूएसएसआर की तरफ, यानी कि सोशलिस्ट मॉडल की तरफ, क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टेट कर दी। तो उसको ओवरकम करने के लिए, और पहले जो ये मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के साथ बुरा हो रहा था या इकोनॉमिकली वो लोग पिछड़े हुए थे, तो उनका वेलफेयर करने के लिए हमें थोड़ा सा ज्यादा वेलफेयर स्टेट बनना पड़ा था, ठीक है। और गवर्नमेंट ओन्ड थी सारी चीजें, सारी नहीं ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट ओन्ड थी, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, हमने ये पढ़ लिया, ओके। तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपनाया और हमने ये थोड़ा सा ज्यादा हम यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड थे, और कैपिटलिज्म के भी फिर भी हमारे में कुछ कुछ क्वालिटीज थी, ठीक है, ओके, थी। ये चीज हो गई हमारी। गवर्नमेंट शुड प्ले अ की रोल इन दिस, ये समझ लिया। अच्छा चलो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉक्स है, ये आपकी मतलब एग्जाम में क्या आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। राइट क्या है, लेफ्ट क्या है? आपने बहुत सुना होगा, लेफ्ट विंग है, ये लेफ्ट विंगर है, ये राइट विंग है, ये राइट विंग पार्टी है, लेफ्ट विंग पार्टी है, ये होता क्या है पढ़ते हैं। ये हम इकोनॉमिक वे के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है,
क्या होता है, यू विल कम अक्रॉस रेफरेंसेस टू पार्टीज एंड ग्रुप्स विद लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी ऑन लीनिंग. दीज टर्म्स कैरेक्टराइज द पोजिशन ऑफ द कंसर्न ग्रुप और पार्टीज रिगार्डिंग द सोशल चेंज एंड द रोल ऑफ स्टेट इन अफेक्टिंग इकोनॉमिक redistribution. Left one often refers to those who are in favor of state controlled economy, ठीक है, and prefer state regulation. Left सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है जी. राइट विंग क्या होती है, राइट विंग रेफर्स टू दोज हु बिलीव दैट फ्री कंपटीशन एंड मार्केट इकोनॉमी अलोन इंश्योर्स प्रोग्रेस एंड दैट द गवर्नमेंट शुड नॉट अननेसेसरली इंटरवेन इन द इकोनॉमी. अच्छा बेटा, जब हमारा नेशन न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था तब कैसी इकोनॉमी थी हमारी, थोड़ी सी ज्यादा सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, थोड़ी सी ज्यादा, वैसे तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी बट थोड़ा सा सोशलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्टेड थे. और अभी के टाइम में क्या है, अभी की तरफ हम कैपिटलिज्म की तरफ बहुत ज्यादा टिल्टेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखते हैं, बहुत सारी चीजें हमने प्राइवेटाइज कर दी ताकि उसको प्राइवेट प्लेयर्स संभाले, उसको गवर्नमेंट इंटरवीन ना करे अननेसेसरली. तो अब हम बहुत ज्यादा ये इसकी तरफ टिल्टेड है, कैपिटलिज्म की तरफ, ठीक है. राइट विंग क्या है, राइट विंग है हमारी कैपिटलिज्म. लेफ्ट विंग क्या है हमारी सोशलिज्म, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखो इस बॉक्स को, कि आपको लेफ्ट विंग राइट विंग इकोनॉमिक बेसिस पे क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है. ओके. There was disagreement, however, on the kind of role that government must play in ensuring growth and justice. Was it necessary to have centralized institution to plan for the entire economy? Should the government itself run some industries and business? How much importance was to be attached to the needs of justice if it differed from the requirement of economic growth? Okay. Each of these questions involved contestation, which has continued ever since. Each of the decision had political consequence. Most of these issues involved political judgment and required consultations among political parties and approval of the public. This is why we need to study the process of development as a part of history of politics in India. ठीक है, क्योंकि ये इंडिया की हिस्ट्री को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है. अब हम देखेंगे आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं. ये तो मैंने आपके लिए बता दिया कि आइडिया ऑफ डेवलपमेंट जो है वो हर सेक्ट के लिए अलग अलग मायने रखता है, ठीक है. आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हर सेक्ट के लिए अलग अलग मायने रखता है, ठीक है. ओडिशा शोज ऑफ द इनफ टू से, ये चलो मैंने आपको बता दी कि ओडिशा के एग्जाम्पल से डेवलप्ड क्या होता है, और डेवलपमेंट की लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन होती है. मैंने आपको बता दिया, हैज डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट सेक्शंस फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल. डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल, एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्टील प्लांट टू एन अर्बन कंज्यूमर ऑफ स्टील एंड दैट आदिवासी लिव्स इन दैट रीजन. तो ये इसके लिए मतलब जो अर्बन कंज्यूमर है वो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन आदिवासी इसके लिए थोड़ा बुरा हो सकता है ये चीज. The first decade after independence witnessed a lot of debate around the question. It was common then as it is even now for people to refer to the West. ठीक है, ये एक बात हो गई कि लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये डिफर करता है कि हाँ ये चीज क्या मतलब ये डेवलपमेंट इसको कहा जाएगा नहीं. जैसे कि आपको एग्जांपल में बताया कि अर्बन मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों के लिए डेवलपमेंट अलग अलग मीन करती है, अलग अलग डेफिनेशन होती है. लेकिन ओवरऑल लाइक एक अगर अम्ब्रेला टर्म में देखा जाए तो डेवलपमेंट क्या मानी जाएगी, होती क्या है डेवलपमेंट, अगर आपको अम्ब्रेला टर्म में बोला जाए तो डेवलपमेंट का बेटा ये है कि पहले के टाइम में भी और आज के टाइम में भी यही है कि आप जितने ज्यादा वेस्ट की तरह बनते जा रहे हो, जितने ज्यादा आप यूएस की तरह बनते जा रहे हो, आप यूके की तरह बनते जा रहे हो, वेस्ट की कंट्रीज की तरह जितने ज्यादा आप बनते जा रहे हो वो बेटा आप उतने डेवलप होते जा रहे हो. और ये चीज पहले के समय में भी थी, ये चीज आज के समय में भी. क्यों है ये? क्योंकि एक तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है. क्यों है आपको भी बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमें लूट के हमारे देश की वेल्थ को लूट के गए थे बाय द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो अब वहां पे जाकर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेट करी और जो यहाँ से उनका रॉ मटेरियल जाता था, हमारे देश से रॉ मटेरियल भेजते थे, कम टैरिफ पे बेचते थे, और वहां से जो भी मतलब उनका एक्सपोर्ट आता था, उनका जो सामान आता था, जो हमारे कंट्री में जो एक्सपोर्ट्स आते थे वो ये करते थे वो लोग कि सस्ते रेट पे बेचते थे, और हमारे जो वो लोग इम्पोर्ट करते थे सामान या हमें कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे तो वो बहुत ज्यादा हाई टैरिफ पे प्रोवाइड करते थे. तो हमारी इंडस्ट्रीज को एकदम ही कोलैप्स करवा दिया गया था. ठीक है, ये चीज थी, हमें बहुत लूटा गया है इकोनॉमिकली बाय दी ब्रिटिश फोर्सेस. ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा लूटा गया है बाय द process of systematic deindustrialization, by some really so-called really bad so-called law reforms I'm saying, land reforms, जैसे कि ये जमींदारी सिस्टम, ठीक है, मेहरबारी सिस्टम, ये सब
इन सब से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब वो लोग पहले हो गए इंडस्ट्रियली डेवलप्ड, वो लोग पहले हो गए डेमोक्रेटिकली डेवलप्ड, ठीक है, वो लोग राइट्स के मामले में, ठीक है, यहाँ से नॉलेज लेके गए हैं, वो वहां पे अपनी यूज कर रहे हैं नॉलेज, बहुत डेवलप के ला रहे हैं, ठीक है। खैर अब ये है कि बाकी नेशंस को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया, खुद ये लोग डेवलप हो गए। अब ये है कि ये लोग बहुत साल आगे हैं, डेवलप्ड नेशंस हैं, हम अभी भी क्या है डेवलपिंग नेशन है, और ये हमसे बहुत साल आगे हैं, बहुत साल। हमें इनकी तरह बनने के लिए डेमोक्रेटिकली या फिर आप कहो लाइक लीगली या फिर आप कहो इकोनॉमिकली बहुत टाइम लगने वाला है। तो यही चीज़ बात करिए कि जितना ज़्यादा वेस्ट की तरह बनते जाते हो, जितना ज़्यादा हम हमारी जो इनसे लेवल है जो मैच करने लग जाता है, यानी कि हम थोड़ा हाई हो रहे हैं, मतलब डेवलपिंग बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, जैसे दूर जा रहे हैं अंडर डेवलप्ड होते जा रहे हो, अंडर डेवलप होते जा रहे हो, ठीक है, इतना पहुंच गए डेवलप्ड, ठीक है, ये चीज़ हो गई। Associated modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. Scientific rationality को मैंने मिस कर दिया, हाँ scientific rationality भी, और आपका ये डेमोक्रेसी हो गई, ये सब कुछ, ठीक है। डेमोक्रेसी लिख देती हूँ मैं, डेमोक्रेसी, ठीक है, लीगल जस्टिस, लीगल जस्टिस, ठीक है, लीगल जस्टिस मैटर्स, ठीक है, करप्शन मैटर्स एटसेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। अब ये है कि चलो आपको बता दिया गया कि हाँ सोशलिस्ट पार्टी का मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी थी तो मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिज्म की तरफ हम ज्यादा टिल्टेड थे। क्यों ज्यादा टिल्टेड थे? क्योंकि उसके सपोर्टर्स ज्यादा थे इंडिया में कि हाँ ठीक है, क्योंकि सबको ना हालत दिख रही थी यार, गरीब हैं सब, पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिकली इतने हाईली एक्सप्लॉइटेड है, ये सब चीजें सबको दिख रही थी। तो जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे वो भी यही चाहते थे, कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स थे ये भी यही चाहते थे, सोशलिस्ट के भी, और कुछ फेमस लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू भी यही चाहते थे। अब जो कैपिटलिस्ट के थे वो बहुत ही फ्यू सपोर्टर्स थे, बट क्योंकि वो पावर में थी और हमें किसी की तरफ लीन नहीं करना था, हमें एक ऑटोनॉमस वे में चलना था, तो हमने मिक्स मॉडल अपनाया। वैसे दिक्कत यही थी कि हाँ हम थोड़ा सा ज्यादा टिल्टेड थे यूएसएसआर की तरफ, हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी, सब कुछ करा था, और इसी वजह से अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, ठीक है, इवन काफी सारे इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन में भी हेल्प करी और हमारी हेल्प नहीं करी। तो पाकिस्तान को हेल्प मतलब डायरेक्टली हेल्प नहीं करी, इनडायरेक्टली हेल्प करी है, ये नहीं कि डायरेक्टली हेल्प करी है, ये कि लाइक उसको एयरक्राफ्ट्स वगैरह देना, ठीक है, ये सब करता था। बट इंडिया के टाइम पे बहुत बार मना करा है, इवन कारगिल के टाइम पे भी मना करा है एयरक्राफ्ट देने से। तो यही माना जाएगा कि हाँ क्योंकि हम यूएसएसआर की तरफ ज्यादा टिल्टेड थे, इस वजह से दिक्कत मोल लेके बैठा हुआ था और कुछ नहीं। अब ये है कि इट वॉज क्लियर मोर ओवर कि टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन वॉज बीइंग सीन प्राइमरली एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको मार्क कर लो, ठीक है। अब ठीक है हमने मिक्स्ड मॉडल अपना लिया कि हाँ हाँ ये करना है, ऐसे प्रोसीड करना है। प्रोसीड कैसे करेंगे? पाथ का कुछ एक प्लान ऑफ एक्शन तो रहना चाहिए कि हाँ पहले ये स्टेप होगा, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे हमने अपने गोल को अचीव करा। इसका क्या स्टेप है, कैसे हुई प्लानिंग? ये तो बहुत बड़ा डिसीजन था, इसकी प्लानिंग कैसे हुई? ठीक है, प्लानिंग कमीशन से हुई इसकी प्लानिंग। प्लानिंग कमीशन बना किससे? बॉम्बे प्लान से बना, ठीक है। देखते हैं इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्या है। प्लानिंग हुई, प्लानिंग कमीशन से बनी, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन देख सकते हैं, लेकिन क्या ये गवर्नमेंट ने बनाया था? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी? नहीं, ये प्रपोज करा था किसने? जितने इंडिया के फेमस एंटरप्रेन्योर्स थे उन्होंने इसको प्रपोज करा। इन सब मिलके बैठे, सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे बिजनेसमैन, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट मिलके बैठे और उन्होंने ये सजेशन दिया, रेदर देन अपना प्रॉफिट देखने के, उन्होंने ये सजेशन दिया कि एक प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए और अच्छे से गवर्नमेंट को एक प्लान बाय प्लान, एक्शन बाय एक्शन उनको रेगुलेट करना चाहिए इंडियन इकोनॉमी को, ठीक है। ओके, अब थी प्लानिंग कमीशन, देखते हैं बना कब है बेटा? मार्च 1950 इस तारीख को ये बना है प्लानिंग कमीशन। ये किसके थ्रू बना था? ये बना था अपने बॉम्बे प्लान के थ्रू। अभी वो नेक्स्ट पेज में है, तब तक ये पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गारंटीड फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इनिशिएटेड सर्टेन डीपीएसपीज इन पर्टिकुलर दैट द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल। देखा, साफ साफ बताएगा कि हाँ वेलफेयर स्टेट है, एक्सप्लिसिटली स्टेट नहीं कर रहा है बट बोला यही जा रहा है। बाय सिक्योरिंग, हम इसका इन्फ्रेंस ही निकाल सकते हैं,
A social order in which justice, social, economic and political shall that direct its policy towards securing among other things. ठीक है जी, ओके, ये हो गया। अच्छा, प्लानिंग कमीशन क्या अभी भी चल रहा है? अब क्या इकोनॉमी को प्लानिंग की जरूरत नहीं है? चल रहा है, लेकिन प्लानिंग कमीशन के नाम से चल रहा है नहीं। 2015 को 1 जनवरी 2015 को 2015 ये ना, हाँ जी, 2015 को क्या सेटअप हुआ? नीति आयोग सेटअप हुआ। नीति आयोग का क्या मतलब है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। ठीक है जी। इससे पहले देखो प्लानिंग कमीशन में ना कुछ कुछ कमियां थी, जैसे कि क्या थी कि फेडरलिज्म उतनी अच्छी तरीके से नहीं चल रहा था। इसमें बात हुई है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की। ठीक है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कंपोनेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कंपोनेंट यही है। ठीक है जी, ओके। 1 जनवरी 2015 को ही एमसीक्यू में आ सकता है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि क्या ऐसा नहीं था प्लानिंग कमीशन में जो कि नीति आयोग में था? तो बेटा उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं था प्लानिंग कमीशन में, वो थोड़ा सा ज्यादा सेंट्रलाइज था, सेंटर के कंट्रोल में ज्यादा था। लेकिन अब सेंट्रल के कंट्रोल की उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि हम बहुत साल हो गए हम इंडिपेंडेंट हुए, तो इसीलिए अब फेडरलिज्म की भावना को बढ़ाना है। पहले तो था कि हाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी, अब उतनी ज्यादा नहीं है कि ओवर पावर ही कर दे स्टेट को भी। ठीक है, स्टेट की भी अपनी ऑटोनॉमी है अभी। अब ये है कि ठीक है, ये पढ़ लिया हमने। दस प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन। ठीक है जी। इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग, ठीक है, इनफैक्ट द आइडिया कैसे बना प्लानिंग कमीशन वो देखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनफैक्ट द आइडिया ऑफ प्लानिंग एज प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी अर्नड अ गुड डील ऑफ पब्लिक सपोर्ट इन 1940s ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात हो रही है। ये क्यों हुआ था? एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन इन यूरोप, की हाँ बिना प्लान करेंगे तो ग्रेट डिप्रेशन आ जा रहा है। इंटरवॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ जापान एंड जर्मनी, मोस्ट ऑफ all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in 1930s and 1940 contributed to this consensus कि हाँ बहुत ज्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। ठीक है, रिसेशन आ गया था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तो एकदम ही खत्म हो गई थी। तो इस वजह से पूरा वर्ल्ड एक कंसेंसस पे पहुंचा कि बेटा प्लानिंग होनी चाहिए, जो भी इकोनॉमी की है वो सबकी प्लानिंग होनी चाहिए। दस प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन। अगर आपसे पूछा जाएगा वाज प्लानिंग कमीशन अ सडन इन्वेंशन, आप क्या लिखेंगे? नहीं। एंड आप कैसे लिखेंगे? क्यों नहीं? इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्यों, वाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वाई। क्योंकि पहली बात तो आप वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में बता दो कि हाँ ग्रेट डिप्रेशन आया था और जापान एंड जर्मनी में रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो एक कंसेंसस बिल्ड हो गया कि प्लानिंग होगी। ठीक है, आइडिया ऑफ प्लानिंग, ठीक है, गेन कर ली इसने इंपॉर्टेंस। ओके, उसके बाद ये हुआ कि इसी के साथ साथ इंडिया में भी इफेक्ट आया कि हाँ ये सही कह रहे हैं, तो हमने ये अच्छी चीज अपनाई कि प्लानिंग कमीशन वॉज नॉट अ सडन इन्वेंशन। कब बना था ये? मार्च 1950। इनफैक्ट इट हैज वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। अब हम इंटरेस्टिंग हिस्ट्री पढ़ते हैं इसकी। इंटरेस्टिंग हिस्ट्री क्या है? We commonly assume that private investors such as industrialists, ठीक है बेटा, industries and big business entrepreneurs are averse to the idea, but then वो नहीं थे। They seek an open economy without, ये हमें लगता है बट ऐसा है था नहीं। This is not what had happened. A section of big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up planned economy in the country. ये है कि कैसे प्लानिंग कमीशन एक सडन इन्वेंशन नहीं था, कैसे वो बहुत प्लान्ड वे में चल रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एंड एंडिंग आपको कैसे लिखनी है? हेंस इट इज सेड दैट प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन एट ऑल। ठीक है, इट, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बोला था उसको एकदम से प्लानिंग कमीशन नहीं बनाएगा, तो वो प्लान क्या था जिसके अकॉर्डिंग ये सब हुआ? दैट वाज द बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान मैंने जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बताया है। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज द मोस्ट ऑब्वियस चॉइस फॉर द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। सून आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्लानिंग कमीशन केम इनटू बीइंग। द प्राइम मिनिस्टर वाज इट्स चेयरपर्सन। प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। ओके बेटा, अभी जो नीति आयोग है उसके चेयरपर्सन कौन है? जी बेटा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, ये चीज नहीं चेंज हुई है, बस कुछ कुछ उसमें कॉम्पोनेंट्स चेंज हुए हैं जिसपे फोकस करना है, वो वाली चीजें थोड़ी सी चेंज हुई है। ये हो गया। ठीक है, अच्छा अर्ली इनिशिएटिव्स क्या थे प्लानिंग कमीशन के? इनिशिएटिव्स तो कुछ रहे होंगे ना कि हाँ ऐसे प्रोसीड करना है, ऐसे प्रोसीड करना है। क्या रहा होगा उसमें? क्या था? 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुना है? 5 ईयर प्लान्स एक्चुअली चाइना में भी अपनाए गए थे, यूएसएसआर में भी अपनाए गए थे। और ये हमने कहाँ से डिराइव करा था? हमने यूएसएसआर के मॉडल से ही डिराइव करा था कि अच्छा प्लानिंग करनी है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। बजट तो एक एक साल का चलो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं ताकि, क्योंकि अभी तो हमें अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी है। तो ये यूएसएसआर से डिराइव्ड था। 5 ईयर प्लान्स थे इसमें,
इसमें क्या चीजें थी? पहली बात तो इसमें दो चीजें होती थी, एक होता था प्लान्ड बजट, एक होता था अनप्लान्ड बजट। ये क्या होता था हम वो देखेंगे। एक होता था प्लान्ड बजट, नॉन प्लान बजट जो ईयरली बेसिस पे, राइट, यहाँ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे बताएगा बजट ऑफ द सेंट्रल एंड ऑल द स्टेट्स गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सेंटर एंड स्टेट बोथ divided into two parts. And what are those two parts? एक तो हो जाएगा नॉन प्लान, एंड व्हाट्स द नॉन प्लान थिंग? ईयरली बेसिस पे जो है, ठीक है बेटा, ईयरली बेसिस पे। प्लान क्या है? प्लान हो गया बेटा जो लॉन्ग टर्म क्या? 5 ईयर प्लान्स। हो गए। तो ये चीज है, ये बात थी। बजट के बारे में आपसे पूछा जाएगा उस टाइम के आप बता सकते हैं। 5 ईयर प्लान हैज एडवांटेज ऑफ परमिटिंग गवर्नमेंट टू फोकस ऑन लार्जर, ठीक है, ये हो गया। द ड्राफ्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड द एक्चुअल प्लान डॉक्यूमेंट रिलीज in December 1951 generated a lot of excitement in the country. People from all walks of life, academics, journalists, government, private sector employees, industrialists, farmers, politicians discussed and debated the documents extensively. The excitement in planning reached its peak with launching of the second 5-year plan. But इसमें जो जो चीजों में फोकस करी गई थी वो अलग अलग है, ठीक है। तो बाय दिस टाइम द फोर्थ, ठीक है, पहले कब हुआ था? एक तो बात ये है, फर्स्ट 5-year प्लान था वो हुआ था, और वो यही लिख देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 5-year प्लान कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1956 तक था, ठीक है। सेकंड कब से हुआ होगा बेटा? इसके बाद खत्म होते ही हुआ होगा ना, तो ये कब से था? 1956, वेट, 1956 से लेके 1961, ओके, एंड लाइक सो ऑन। थर्ड 5-year प्लान 1961 से लेके 1966, ठीक है, ये सब कुछ था। लेकिन क्या फोर्थ हुआ क्या फोर्थ? प्लान हॉलीडे थी बेटा, ठीक है। क्यों थी? बहुत रीजंस थे, बहुत ज्यादा। 1966 में तो बहुत ज्यादा रीजन थे। इकोनॉमिकल डेप्रीवेशन, ड्राउट्स, ठीक है, ड्राउट्स हो गए, फेमाइन, बहुत सारी चीजें थी, बहुत ज्यादा। वॉर, ठीक है, वॉर थी। 1965 में हमारी वॉर थी, 1962 में हमारी वॉर हुई थी, तो बहुत सारी वॉर्स चल रही थी एक तो, ठीक है। तो ये चीज थी। और इस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री थे, बट वो थे 11 जनवरी तक, क्योंकि उसके बाद ताशकंद में जब उन्होंने पीस एग्रीमेंट साइन करा था, उसके बाद से ये हुआ था कि उनकी डेथ हो गई थी, वहीं पे डेथ हो गई थी। तो ये उस टाइम पे फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बने गुलजारीलाल नंदा। उसके बाद 1966 में किसने कंटिन्यू करा? इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी ने कंटिन्यू कर लिया, ठीक है। तो ये चीज थी, बहुत ज्यादा लाइक इकोनॉमिकल डेथ में भी थी। उसके बाद फेमाइंस बहुत ज्यादा थे, ड्राउट्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है, इकोनॉमिकल डेप्रीवेशन बहुत ज्यादा हो रहा था बेसिकली, और अभी अभी वॉर से निकले थे, ठीक है, ये चीज थी। अब हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसलिए प्लान हॉलीडे लिया गया था, ये रीजंस थे इसके। अब देखेंगे फर्स्ट 5-year प्लान में क्या था, सेकंड 5-year प्लान में क्या था। ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा, बस ये लास्ट पेज है और आपका ये चैप्टर खत्म, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। फर्स्ट 5-year प्लान में ये था बेटा कि उसमें पहली बात तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी होता क्या है? एग्रीकल्चर फोकस्ड, मेनली एग्रीकल्चर में जितने ज्यादा, मतलब मेजोरिटी जहाँ पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, दैट इज एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। हमारे में मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस तो 80 to 85% लोग थे इसमें इन्वॉल्व। उसके बाद कितने हुए? 70 to 75% इन्वॉल्व रहे एग्रीकल्चर में, और इवन टुडे 65 to 70% लोग हैं एग्रीकल्चर में अभी, ठीक है। तो ये चीज थी। तो अब हो गए फर्स्ट 5-year प्लान, एग्रेरियन सेक्टर पे ज्यादा फोकस करा, मैं मार्क करती जाती हूँ, एग्रेरियन सेक्टर पे ज्यादा फोकस करा। ये 5-year प्लान sought to get country's economy out of cycle of poverty. K.N. Raj, a young economist involved drafting of the plan. Who drafted the first 5-year plan? That was K.N. Raj. Very important question. And that India should hasten slowly for the first 2 decades as a fast rate of development might endanger democracy. क्योंकि मतलब
डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए उनको ये डर था कि कहीं लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज ना करने लग जाए, जो कि होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे आप अगर अभी आप चाइना का एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें ये है कि डेमोक्रेसी तो नहीं है वहां पे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है, एंड इट इज अ फैक्ट की फैक्ट क्या ये देखा ही जाएगा हर जगह कि जहां पे डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफी अच्छे से हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जगह में। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी थोड़ा सा हिंडर करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है, वो हाँ सिटीजन की सेटिस्फेक्शन को इंश्योर करती है, लेकिन वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा हिंडर करती है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब लाइक सिटीजन की लाइफ सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं अच्छी रहेगी उतनी। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। क्या क्या हुआ था, बहुत सारे एलोकेशन बनाए गए थे फॉर प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल डैम। ठीक है, और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री को बताया गया था ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ। फोकस करा गया था किस पे, लैंड रिफॉर्म्स एज अ की टू कंट्रीज डेवलपमेंट। तो ये चीजें थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या है, भाखरा नांगल डैम, एक है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंट्री एज पर। ठीक है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड रिफॉर्म्स लाए गए थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब था क्या बोला गया था, रेज ये बोला गया था कि सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी, जो सिटीजन्स हैं उन्हें अपनी सेविंग्स बढ़ानी पड़ेगी, तो उनको अपने एक्सपेंडिचर्स में से पैसे कट करने पड़ेंगे। लेकिन यार ऑलरेडी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम था, तो और पैसे कितने कट होते पैसे, लेकिन फिर भी पीपल मैनेज्ड टू कट देयर एक्सपेंसेस। और 1970 तक तो 1970 तक नहीं, सॉरी 1960s तक बहुत अच्छा चल रहा था, 1950s 1960s तक बहुत अच्छा चल रहा था, सेविंग्स बहुत अच्छी बन रही थी। लेकिन 1960 से 1970 तक ये हुआ कि जो सेविंग थी कंट्री की वो ड्रॉप होती गई। ठीक है, ये चीज हुई थी। तो यहाँ पे बस यही सब बताया गया है, यही सब था। और एक सेकेंड, द थर्ड नेवरदलेस पीपल सेविंग डिड राइज। ठीक है, एंड ऑफ द थर्ड 5 ईयर ब्रदर राइज वाज नॉट स्पेक्टेकुलर। ठीक है, बिगिनिंग में बहुत स्पेक्टेकुलर आता, बट उसके बाद नहीं था। ठीक है, ओके, फर्स्ट हो गया। फर्स्ट में एग्रीकल्चर की बात हुई, आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड में क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसमें क्या हुआ था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी क्या बोला के एन राज ने कि डेवलपमेंट को थोड़ा स्लोली हैस्टन करो। अभी क्या हो रहा है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर की तो बात ही नहीं आ रही है, जिसमें मेजोरिटी जो है इन्वॉल्व है, मेजोरिटी ऑफ सिटीजन जो है वो उसमें इन्वॉल्व है, उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो ये क्या हुआ, एक ड्रॉबैक हुआ ना सेकंड 5 ईयर प्लान का। ठीक है, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले तो ये देख लो कि ये किसकी लीडरशिप में बना था, कौन थे उसके आर्किटेक्ट थे पीसी महलनोबिस। स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था ये कि हाँ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है तो क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद है बिफोर दिस प्लान वाज फाइनलाइज्ड, द कांग्रेस पार्टी एट दिस सेशन हेल्ड एट अवाड़ी नियर द देन मद्रास passed an important resolution. It declared that socialist pattern of society was its goal. This was reflected in second plan. The government imposed substantial tariffs on imports in order to protect domestic industries. Such protected environment helped both public and private industries to grow. ये क्या था, हमारा क्या फोकस करा गया था कि हैवी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपनाई जाए, क्योंकि अगर हम बाहर से इंडस्ट्री सेटअप हो रखी है, बाहर से चीजें मंगा रहे हैं, तो वही चीज नहीं हो जाएगी कि ब्रिटिशर्स वाले टाइम पे कि हाँ चलो बाहर से कहीं सस्ती सी चीज मिल रही है, सस्ता ही लोग अफोर्ड करना चाहेंगे, वही लोग प्रेफर करेंगे कि हाँ यही रहे हम। तो प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपना दी कि ठीक है अगर थोड़े से प्राइसेस हमारी कंट्री के ज्यादा हैं तो बाहर की चीजें आएंगी ही नहीं है, फिर टैरिफ इतने बढ़ा दिया जाएंगे कि वो और ज्यादा महंगी हो जाए, तो अपनी कंट्री के सामान खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, ये चीज थी। तो क्या अपनाया गया जी, हैवी प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है, ओके, जिससे क्या हेल्प होती, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज है दोनों ग्रो करती। Okay, as savings and investments were growing in the period, a bulk of these industries like electricity, railway, steel, machineries, communication could be developed in public sectors. ये क्या है, ये नेसेसरी चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज क्या, हर टाइप का, हर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का इंसान रेलवेज को अफोर्ड कर सकता है क्योंकि टिकट उसकी मिनिमल है। इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील्स, मशीनरीज एंड कम्युनिकेशन कुड बी डेवलप्ड अंडर द पब्लिक सेक्टर। बहुत ज्यादा नेसेसरी था। ये हो गया रहने के लिए, ये होगा ट्रैवलिंग के लिए, स्टील होगा रिसोर्सेज वगैरह के लिए, मशीनरीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब पब्लिक सेक्टर ने ही रेगुलेट करा था। इंडीड सच अ पुश फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन मार्क्ड अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट, बट हाउएवर प्रॉब्लम्स क्या थी, इसके ड्रॉबैक्स क्या थे सेकंड 5 ईयर प्लान के। ड्रॉबैक्स सेकेंड 5 ईयर प्लान क्या थे ड्रॉबैक्स, ये थे कि जी एग्रीकल्चर को इग्नोर करा गया। ठीक है,
एग्रीकल्चर को इग्नोर करा गया, यही मेन चीज थी और इसी को हम बहुत सारे पॉइंट में लिखेंगे ताकि हमें मार्क्स मिले। लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, हम नई नई इंफॉर्मेशन देंगे हर पॉइंट में। क्या था, पहले तो ये था इंडस्ट्रीज ने ज्यादा अट्रैक्ट करी इन्वेस्टमेंट देन एग्रीकल्चर। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम लार्ज, क्योंकि एग्रीकल्चर पे जब ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है तो फूड शॉर्टेज होगी हो ना होगी। एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि हमें PL 480 जैसे प्रोग्राम से ऐसे खाने का सामान मंगवाना पड़ रहा था जो वहां पे पिग्स भी कंज्यूम नहीं करते थे, ठीक है, ऐसा होने लगा था। अब ये हो गया इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट, this is the third point. Third plan was not significantly different from the second. Third वही था जैसे second था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा, उसने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करा, रैपिड डेवलपमेंट पे फोकस करा, क्योंकि बेटा उस टाइम पे तो हमें डेवलप करना था ना, चाहे इंडस्ट्रीज से ग्रो कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से ग्रो कर रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज से अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी, ज्यादा पैसा बन रहा था, ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा था, तो वही करा जा रहा था, उसी को ऑप्ट करा जा रहा था, ठीक है। थर्ड प्लान वाज, ठीक है, क्रिटिक्स पॉइंटेड दैट द प्लान स्ट्रेटजीज फ्रॉम दिस टाइम अराउंड डिस्प्लेड एन अनमिस्टेकेबल अर्बन बायस, बिल्कुल, क्योंकि इंडस्ट्रीज अर्बन एरियाज में सेटअप हो रही थी तो अर्बन बायस यहाँ पे शो हो रहा था। अदर्स थॉट दैट इंडस्ट्री वाज रॉन्गली गिवन प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर, ठीक है जी, ये हो गया ड्रॉबैक, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट्स, ड्रॉबैक्स, ये हो गई सेकंड 5 ईयर प्लान। चलो ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिया। ओके, सो वी आर डन विद द चैप्टर हो गया है और थर्ड चैप्टर इज कंप्लीट नाउ, एक ही वीडियो में, क्योंकि चैप्टर ज्यादा लेंदी नहीं था तो एक ही वीडियो में कवर कर लिया हम लोगों ने। बाकी अगर कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड तो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम ivara1017 एंड आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग विद मी टिल नाउ, थैंक यू।